नमस्कार। पिछली 2 क्लासेस से हम हिंदी के विविध रूपों को देख रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहले हमने हिंदी को समझा था, उसके बाद हमने हिंदुस्तानी पर बात की और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उर्दू पर। दक्खनी पर भी हम बात कर चुके हैं। भाषा पर जो 17वीं क्लास है वो आपको मिल जाएगी जिसमें हमने दक्खनी पर बात की थी। अगर आपने अब तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भाषा वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ से उस क्लास को देख सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। कुछ विद्वान उर्दू को मूलतः तुर्की शब्द मानते हैं। तो जो उर्दू शब्द है उसको कुछ लोग तुर्की शब्द मानते हैं और जिसका अर्थ था शाही शिविर या फिर खेमा। ठीक। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो है वो उर्दू को तुर्की शब्द नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि जो उर्दू शब्द है वो मूलतः चीनी भाषा का शब्द है। चीन से ये शब्द मंगोलिया गया और मंगोलिया से तुर्की गया और फिर तुर्की से होते हुए भारत आया। ठीक है। तो ये कहते हैं कि सबसे पहले जो हून थे, चूंकि वो चीन के मूल निवासी थे, तो उनके साथ ये शब्द गया है मंगोलिया और मंगोलिया से फिर तुर्की गया है। जो तुर्क थे वो मंगोलों के ही वंशज माने जाते हैं। तुर्की गया और फिर तुर्की से जब मुस्लिम शासक भारत आए तो उनके साथ ही ये शब्द भारत में आया। उर्दू भाषा का विकास कैसे हुआ ये देख लेते हैं। तो उर्दू भाषा के मूल विकास की दृष्टि से कहा जा सकता है कि यह नाम यद्यपि नहीं था। तो शुरू में जो उर्दू नाम था वो नहीं था, किंतु इसका बीज किसी न किसी रूप में उसी समय पड़ा जब 1217 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली की लोक भाषा को अपने शब्द समूह की छौंक के साथ मुसलमान सिपाहियों ने उसी समय सबसे पहले अपनाया होगा। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो शुरुआत एकदम हुई थी उस समय उर्दू को नाम नहीं दिया गया था। भाषा विकसित हो रही थी लेकिन उसका नाम तब तक नहीं दिया गया था। 1207 ईस्वी में जब सल्तनत काल का आरंभ होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली को राजधानी बनाता है, तो जो मुसलमान सिपाही थे उन्होंने सबसे पहले दिल्ली की लोक भाषा को अपनाया, लेकिन उसमें उनके जो शब्द थे वो भी शामिल थे। तो उनके शब्द मतलब अरबी फारसी के शब्द जो वो अपने साथ लेकर आए थे। बाबर के आगमन तक स्थिरता की कमी के कारण विशेष विकास नहीं हुआ। बाबर और शाहजहां के बीच इसने पर्याप्त उन्नति कर ली। इतनी उन्नति कर ली कि शाहजहां के शासन की समाप्ति के लगभग 50 वर्ष बाद इसमें काव्य रचना प्रारंभ हो गई। तो उर्दू में काव्य रचना कब प्रारंभ हुई? शाहजहां के शासन के लगभग 50 वर्ष बाद। तो शाहजहां का जो शासनकाल माना जाता है वो है 1628 से 1658 और इसके 50 वर्ष बाद मतलब मान के चलिए 1708 ईस्वी के आसपास उर्दू में साहित्य रचना आरंभ हो गई। उस समय इस भाषा को हिंदी की होने के कारण, हिंदी अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित होने के कारण रेख्ता कहते थे। तो उस समय जो भाषा थी जिसका विकास हो रहा था, इसके लिए उर्दू नाम प्रचलित नहीं था, उर्दू नाम ही नहीं था। तो उस समय इसे क्या कहते थे? या तो इसे हिंदी कहते थे या फिर अरबी फारसी मिश्रित होने के कारण रेख्ता कहते थे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदी कैसे कह सकते हैं तो आप इससे पहले वाली 2 क्लासेस देखिए, उसमें हमने बहुत ही डिटेल में इस चीज़ पर बात की थी। उर्दू का स्वरूप। तो उर्दू का स्वरूप कैसा रहा? मुगल शासन काल में फौजी पड़ावों के लिए उर्दू शब्द चलता था। अब आप यहाँ देखिए, जहाँ जहाँ सिपाही या फौजी पड़ाव जाते जाएंगे वो सब रूप और उन भाषाओं के शब्द हमें एक तरह से उर्दू में सम्मिलित होते हुए दिखाई देंगे। तो मुगल शासन काल में जो फौजी पड़ाव होते थे उनके लिए उर्दू शब्द चलता था। अब तक आपको ये याद रखना है कि भाषा के अर्थ में उर्दू शब्द का प्रचलन नहीं हुआ था। किसके लिए उर्दू शब्द का इस्तेमाल होता था? फौजी पड़ावों के लिए। इन पड़ावी सैनिकों ने बाबर के काल में दिल्ली के आसपास प्रचलित कौरबी, बांगरू, पूर्वी, पंजाबी व्रज मिश्रित लोक भाषा को अपनाया। बाद में जब राजधानी आगरे चली गई तो शाही फौजी पड़ाव वहां गया और इन फौजियों की भाषा पर
ब्रज भाषा का अतिरिक्त रंग चढ़ गया। इस प्रकार मुगल बादशाहों के समय रहने वालों की भाषा वह थी जिसके शब्द समूह में अरबी, फारसी, तुर्की शब्द काफी थे, किंतु व्याकरण मूलतः कौरवी का था, किंतु साथ ही पंजाबी, बांगरू, ब्रज आदि के तत्व भी उसमें थे। तो ये देखिए क्या यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो पड़ाव थे, फौजी पड़ाव थे, ये मुख्यतः कहाँ पर स्थित थे शुरू में? दिल्ली में। ठीक है, ये ठीक से नहीं लिखा जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा फिर से लिख लेते हैं। तो ये जो फौजी पड़ाव थे ये शुरुआत में कहाँ थे? दिल्ली में या फिर दिल्ली के आसपास। तो दिल्ली के आसपास जो भाषा प्रचलित थी, कौन कौन सी भाषाएं प्रचलित थी दिल्ली के आसपास? खड़ी बोली जिसको हम कौरवी कहते हैं, और बांगरू जिसको हम हरियाणी कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो दिल्ली के आसपास इसमें क्या क्या शामिल हो गया? कौरवी और बांगरू शामिल हो गई, और उसके साथ ही पंजाबी का क्षेत्र भी वही है, दिल्ली से थोड़ा पास ही है। और ये कहें कि जो हमारा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है वहां पर पंजाब पड़ता ही है। तो जैसे ही जो मुगल शासक हैं और उनके जो सैनिक हैं वो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से जब दिल्ली की तरफ आए होंगे तो पंजाब से होकर गुजरे होंगे, तो इसीलिए पंजाबी के शब्द इसमें शामिल हो गए। और जब राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित की गई? आगरा स्थापित की गई, तो फिर इसमें किसके शब्द मिल गए? ब्रज के। तो इन सभी बोलियों के शब्द हमें किस में देखने को मिलते हैं? उर्दू में देखने को मिलते हैं। बाद में जब आगरे चली गई तो ये हमने पढ़ ही लिया है। इस प्रकार मुगल बादशाहों के समय रहने वालों की भाषा वह थी जिसके शब्द समूह अरबी, फारसी, तुर्की शब्द काफी थे। तो अब आप ये देखिए, ये प्रभाव पड़ा भारत की भाषाओं का, लेकिन ये जो सैनिक हैं, जो मुसलमान शासक या मुगल शासक हैं, ये जब बाहर से आ रहे हैं तो इनकी अपनी भाषा कौन सी थी? इनकी अपनी भाषा थी अरबी, फारसी या फिर तुर्की। तो ये इनकी भाषा थी, इनका मिला जुला रूप। तो जब ये अपनी भाषा लेकर भारत में आए तो इनकी भाषाओं पर इन सभी का प्रभाव पड़ा। खड़ी बोली का पड़ा, बांगरू का, पंजाबी का, ब्रज का, और इस प्रकार एक अलग तरह की भाषा निकल कर आई जिससे किसका स्वरूप विकसित हुआ? उर्दू का। इस नई विकसित होती हुई भाषा में जो व्याकरण था वो मूलतः कौरवी या खड़ी बोली का था, जो कि दिल्ली के आसपास की भाषा है। तो ऐसा इसलिए था कि जो मुसलमान शासक रहे, चाहे वो सल्तनत काल के शासक हों या फिर मुगल काल के, उनका स्थायी ठिकाना दिल्ली में था। इसलिए उन्हें और उनके सैनिकों को सबसे ज़्यादा बात करने की आवश्यकता किससे पड़ेगी? जो दिल्ली के आम लोग होंगे उनसे पड़ेगी। तो दिल्ली के आम लोगों से वो बात कर सकें, इसीलिए उन्होंने कौरवी के व्याकरण को अपनाया, और इसीलिए उनकी जो वाक्य रचना थी वो ज़्यादातर खड़ी बोली के समान हमें देखने को मिलती है, और उसमें शब्द जो हैं वो फारसी के हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उर्दू के विविध नाम हमें देखने हैं। चूंकि अभी उर्दू नाम निकल कर नहीं आया है तो उस भाषा के लिए अलग अलग नाम चलते रहे। उर्दू के विभिन्न कालों में हिंदुस्तानी, हिंदवी, रेख्ता, हिंदी तथा हिंदवी उर्दू आदि नामों का प्रयोग हुआ है। तो उर्दू के लिए इतने सारे नाम हमें देखने को मिलते हैं। जो रेख्ता नाम है वो मोटे तौर पर 18वीं सदी के प्रारंभ से लगभग 19वीं सदी के मध्य तक विशेषतः उर्दू के लिए चलता रहा। तो 18वीं सदी के प्रारंभ से 19वीं सदी के मध्य तक उर्दू के लिए क्या नाम प्रयोग होता रहा? रेख्ता। हिंदुस्तानी नाम जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज के रिकॉर्डों में ही उर्दू के लिए सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ। तो ये हमने देखा ही था उस दिन कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होने के बाद भाषा के संदर्भ में किस तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं, और चलता भी रहा। तो हिंदुस्तानी नाम का प्रयोग किसने किया उर्दू के संदर्भ में? फोर्ट विलियम कॉलेज ने। आगे चलकर इस सदी में प्रायः हिंदी उर्दू के बीच की शैली के लिए हिंदुस्तानी नाम का प्रयोग हुआ, और बाद में जब कांग्रेस या फिर ये कहें कि गांधी जी के प्रभाव से हिंदुस्तानी जो शब्द है उसमें ये अर्थ भरा गया कि ये हिंदी और उर्दू के बीच की शैली है, और वास्तव में वो थी भी वही। तो गांधी जी की हिंदुस्तानी भी यही है।
यूं अब भी कभी कभी हिंदुस्तानी नाम से लिखी जाने वाली भाषा हिंदुस्तानी ना होकर प्रायः उर्दू ही होती है। उर्दू के उत्पत्ति काल से लेकर प्रायः 19वीं सदी के अंतिम चरण तक जो हिंदी नाम है वो उर्दू के लिए भी चलता रहा। उर्दू के मीर गालिब आदि अनेक कवियों ने हिंदी शब्द का उर्दू के लिए प्रयोग किया है। तो हमने जब पहली क्लास की थी हिंदी के विविध रूपों पर, उसमें हमने क्या बात की थी कि शुरुआत में जो हिंदी की मतलब मध्य देश की मूल भाषा थी उसको हिंदवी कह रहे थे, और मुसलमानों के प्रभाव से जो विकसित हो रही थी उसको क्या कह रहे थे, हिंदी कह रहे थे। अगर आपको अभी भी ये चीज़ें नहीं ठीक से समझ में आ रही हैं तो आप पहली क्लास ज़रूर से देख लें। तो इसीलिए जो हिंदी नाम है वो लंबे समय तक किसके लिए चलता रहा, उर्दू के लिए चलता रहा। अब हम आगे चलते हैं। तो उर्दू क्या है, खड़ी बोली या परिनिष्ठित हिंदी की तरह उर्दू भी मूलतः दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली पर आधारित है। ये हमने अभी देख ही लिया कि ऐसा क्यों है, जिसमें कुछ रूप पूर्वी पंजाबी, बांगरू तथा ब्रज के भी हैं। पुरानी हिंदी की तरह पुरानी उर्दू में भी कुछ रूप किसके मिलते हैं, अवधी के मिलते हैं। इस प्रकार व्याकरणिक दृष्टि से हिंदी उर्दू कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः एक ही हैं। ये भोलानाथ तिवारी जी की किताब से मैंने नोट्स बनाए हैं, और इससे पहले हमने जो पेजेस देखे हैं वो भी भोलानाथ तिवारी जी की किताब से ही हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो वहाँ से ये चैप्टर भी आप पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा आपको स्पष्ट रूप से चीज़ें समझ में आएंगी, आपकी खुद की एक समझ विकसित होगी। जहाँ तक रीढ़ की हड्डी अर्थात भाषा के व्याकरण का संबंध है, हिंदी और उर्दू दो नहीं है। ये कथन आपसे शायद सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है, ये भोलानाथ तिवारी जी का कथन है। उर्दू को हिंदी की फारसी अरबी शब्दावली से युक्त शैली कहना अधिक समीचीन है। ठीक है, तो हिंदी और उर्दू एक ही है। अंतर क्या है दोनों में, वर्तमान की अगर हम बात करें तो हिंदी में तत्सम शब्द हैं और अरबी फारसी के शब्द कम हैं। वहीं हम उर्दू की बात करें तो उर्दू में अरबी फारसी के शब्द हैं बहुतायत में, और तत्सम शब्द इक्का दुक्का हैं। ये एक और पैराग्राफ है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि उर्दू, यहाँ से हमें इसे पढ़ना है, उर्दू हिंदी की ही एक शैली है, अतः अपने मूल में उर्दू उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी की हिंदी। हाँ, स्वतंत्र शैली के रूप में इसका जन्म मुसलमानों के भारत में जमने के बाद हुआ है। क्योंकि जब हिंदी और उर्दू एक ही है तो उनका अगर हम आरंभ देखेंगे तो वो भी समान ही होगा। जब से हिंदी की शुरुआत तभी से उर्दू की भी शुरुआत, तथा साहित्य में इसका प्रयोग 1700 के आसपास हुआ, और तब से इसके इतिहास या विकास को दो कालों में बांटा जा सकता है। तो उर्दू के इतिहास या विकास को कितने कालों में बांटा जा सकता है, दो कालों में। प्रथम काल कौन सा हो जाएगा, प्रथम काल लगभग 1800 से पूर्व का, और दूसरा उसके बाद का। तो उर्दू का जो इतिहास है उसको हम दो कालों में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा 1800 से पहले वाला, और दूसरा 1800 से बाद का। ठीक, प्रथम काल के प्रमुख कवि कौन कौन हैं, वली, आबरू, हातिम, दर्द, सौदा, मीर। और दूसरे काल के प्रमुख कवि हैं मोमिन, ज़ौक, गालिब, दाग, हाली, जिगर, इकबाल, फिराक आदि। ठीक है, प्रथम काल में उर्दू भाषा में ब्रज, अवधी तथा दक्षिणी का भी प्रभाव था। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो प्रथम, आप ऐसा करिएगा जब आप नोट्स बनाएं तो ऐसे दो पॉइंट्स बना के अलग अलग लिख लीजिएगा इन चीज़ों को, कि प्रथम काल में कौन कौन कवि थे और प्रथम काल की जो उर्दू है वो दूसरे काल की उर्दू से किस प्रकार अलग है। तो प्रथम काल की उर्दू में, उर्दू जो भाषा है उसमें ब्रज, अवधी और दक्षिणी का भी प्रभाव था, किंतु परवर्ती उर्दू 1800 से बाद की जो उर्दू है वो इन प्रभावों से मुक्त हो गई, उसमें ब्रज, अवधी और दक्षिणी का प्रभाव नहीं रह गया। इधर पाकिस्तान के बनने के बाद उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा घोषित हो गई, और इस प्रकार इसमें अब साहित्य रचना पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में ही हो रही है। अभी तक दोनों देशों की उर्दू में कोई अंतर नहीं है, किंतु संभावना यह है कि आगे चलकर एक और पाकिस्तान की उर्दू, जहाँ सिंधी, पश्चिमी, पंजाबी,
शब्दों से युक्त होगी तो भारतीय उर्दू में कुछ संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्द आ जाएंगे। तो अब क्षेत्रीयता के आधार पर आगे चलकर दोनों में अंतर हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गई उर्दू के संबंध में कुछ बातें जो हमें देखनी थी। इसके बाद हम रेख्ता को देख लेते हैं। रेख्ता क्या है? तो रेख्ता या रेख्ता जो शब्द है वो उर्दू में एक प्रकार की गजल संगीत के पारिभाषिक शब्द तथा एक प्रकार की भाषा के लिए मिलता है। तो जो रेख्ता शब्द है उसका मतलब उर्दू में क्या क्या है? एक तो गजल है, दूसरा संगीत का एक पारिभाषिक शब्द है रेख्ता, और भाषा के लिए भी हमें रेख्ता शब्द मिलता है। तो हमें किस पर बात करनी है? भाषा के लिए जो रेख्ता शब्द मिलता है उस पर। रेख्ता शब्द फारसी के रेख्तन मसदर से बना है, जिसका अर्थ है रचना, बनाना, डालना, मिलाना, तोड़ना आदि। ठीक। और संस्कृत की जो रिच धातु है वो फारसी का रेख्तन मसदर जो शब्द है वो मूलतः एक ही है। इसका अर्थ भी यही है, मिलाना या फिर अलगाना। ठीक है। संस्कृत की जो रिच धातु है और रेख्तन का जो रेख्ता माफी चाहूंगी, संस्कृत की जो रिच धातु है और फारसी का जो रेख्तन मसदर शब्द है, इन दोनों का अर्थ एक ही है। भारत में रेख्ता शब्द का प्रयोग पहले छंद और फिर संगीत दोनों क्षेत्रों में हुआ। दोनों ही क्षेत्रों में इसमें मिलने का भाव है। ठीक है। तो भारत में जो रेख्ता शब्द हुआ है, प्रयोग आरंभ हुआ है रेख्ता शब्द का, वो हमने किस अर्थ में लिया है? इतने सारे अर्थों में से मिलाने के अर्थ में लिया है। फारसी और भारतीय पद्धति को मिलाकर इसको बनाया गया है, इसीलिए इसको क्या कहा? रेख्ता कहा। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ऐसे छंदों को भी रेख्ता कहा जाता है जिनमें कुछ अंश जो है वो फारसी का है तथा कुछ हिंदी का है। जैसे अमीर खुसरो की ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, जहाल मस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां। तो ये देखिए, यहाँ तक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपको फारसी नहीं आती, लेकिन नैना बनाए बतियां ये हमें समझ में आ रहा है क्योंकि ये क्या है? हिंदी है। तो ये दो भाषाओं को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए इसकी भाषा को क्या कहेंगे? रेख्ता कहेंगे। तो आसान से शब्दों में भारत में जो हम रेख्ता शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसका अर्थ है मिलाना। मिलाने के संदर्भ में इसको प्रयुक्त किया जाता है। तो जहां भी दो भाषाओं का या दो अलग अलग चीजों का मिश्रण हमें होता हुआ दिखाई दिया, उस भाषा को हमने क्या कहा? रेख्ता कहा। तो जो उर्दू है, उर्दू की पद्य भाषा भी रेख्ता कहलाई क्योंकि इसमें हिंदी का व्याकरण था और अरबी फारसी के शब्द थे, इसीलिए क्या कहलाई? रेख्ता कहलाई। जहां दो चीजें मिल रही हो वहां पर रेख्ता हमें दिखाई देगी। रेख्ता के आधार पर ही स्त्रियों की भाषा को रेख्ती कहा गया। ठीक है। जो कि मुहावरा प्रयोग आदि की दृष्टि से प्रायः भिन्न होती थी। तो ये रेख्ता से थोड़ी सी भिन्न होती थी और विशेषकर स्त्रियों के द्वारा प्रयुक्त की जाती थी, इसीलिए इसे क्या कहा गया? रेख्ती कहा गया। अब हम अपनी चेकलिस्ट देख लेते हैं एक बार। हिंदवी मैंने आपको समझाया था, हिंदवी क्या है? हिंदी, उसके बाद हिंदुस्तानी, दक्षिणी। आप एक बार से जाके भाषा पर जो 17वीं क्लास थी वो एक बार देख लें तो आपको दक्षिणी और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। उर्दू और रेख्ता, इनको हमने देख लिया। अब हम एक बार अपना सिलेबस देख लेते हैं। ये हमारा यूनिट 1 का सिलेबस है। ये जो सिलेबस है ये मुख्यतः यूजीसी नेट का सिलेबस है, लेकिन बाकी जो परीक्षाएं हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, जैसे अभी यूपी जीडीसी का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सेम ही हैं। अभी हमने इस सिलेबस में से लगभग इतना भाग पढ़ लिया है हिंदी के विविध रूपों तक। आप देखें, शब्दशः हमने इन सभी टॉपिक्स को लिया है और इन सभी टॉपिक्स पे हमने क्लासेस की हैं। अगर कुछ छूटा हुआ हो, अगर आपको लग रहा हो कि इनमें से कुछ ऐसा है जो छूट गया है या अभी तक नहीं पढ़ा है हमने, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि एक हिस्सा मैं इसको मानकर चल रही हूँ कि ये हमारा पूरा हो चुका है। अब हम भाषा पर जो क्लासेस करेंगे वो व्याकरण की तरफ ज़्यादा जाएंगी और उसके बाद में हम जो क्लासेस करेंगे वो देवनागरी लिपि और हिंदी की संवैधानिक स्थिति इत्यादि से होंगी। पर अब एक नया हिस्सा मतलब व्याकरण शुरू होने वाला है, तो व्याकरण तो हम पढ़ना शुरू करेंगे ही। उसके अलावा मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि इस वीकेंड पे या फिर मंडे ट्यूसडे तक, मतलब विद इन 6 and 7 days, 6 से 7 दिन के समय के अंदर
जितनी भी क्लासेस हमने अब तक की हैं उनमें हमने जो भी पढ़ा है उसको हम एक बार रिवाइज करें। तो हम एक लंबी सी क्लास करेंगे, हो सकता है क्लास 1.5 घंटे की हो जाए या 2 घंटे की हो जाए, तो हम उसको रिवाइज करेंगे। इसलिए जो लोग भी लगातार क्लासेस से जुड़े हुए हैं, लगातार क्लास देख रहे हैं, वो लोग एक बार अपने नोट्स से, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप पूरा रिवाइज कर लें, ताकि जब हम रिवीजन करें तो आपको मज़ा आए उसमें, ऐसा ना लगे कि अरे ये तो हमें आ ही नहीं रहा है, ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है। और यकीन मानिए अगर आपने सारी क्लासेस की हैं और आप रिवीजन क्लास को देखेंगे तो आपको उसमें मज़ा भी आएगा, प्लस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी एक ही बार में कवर हो जाएंगी, उनको आप बार बार भूलेंगे नहीं। तो रिवीजन क्लास तो हम करेंगे ही। अगर आपको लगता है कि अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें कुछ डाउट रह गया है, तो आप अपने डाउट्स भी यहीं पे लिख दें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो रिवीजन क्लास के साथ हम अगर कुछ डाउट्स भी निकल कर आएंगे तो हम उन डाउट्स को भी शामिल कर लेंगे। चलिए, तो इतनी ही चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। भाषा वाली जो आगे बढ़ाएंगे हम क्लासेस को, वो हम पैरेलली करते रहेंगे। रिवीजन क्लास अलग है, वो हम वीकेंड तक एक प्लान कर लेंगे, तो एक बड़ी सी रिवीजन क्लास कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बहुत शुक्रिया।